मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह-आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग। मार्क्स के द्वारा जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई है उस विषय पर अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में बताऊंगा। मार्क्स का मानना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई है। जो उद्योगपति हैं वे उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ कमाने की दृष्टि से करते हैं। इस पूंजीवादी अवस्था में दो परस्पर विरोधी वर्गों का अस्तित्व है। ये दो वर्ग हैं, उद्योगपति और श्रमिक वर्ग, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित तो हैं परंतु इनके हित एक दूसरे के विपरीत हैं। पूंजीपति प्राय ऐसी स्थिति में होता है कि वो मजदूर को कम से कम वेतन देकर उनसे अधिक से अधिक कार्य करा सके। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उसे लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ का लालच बढ़ जाता है और वह उतना ही अधिक मजदूरों का शोषण करता है। इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था में जो उद्योगपति या पूंजीपति है उसकी पूंजी में निरंतर वृद्धि होती है और लाभ से प्राप्त नई पूंजी को वह पुनः उद्योग में लगाकर नई पूंजी का निर्माण कर लेता है। मार्क्स का कहना है कि यह प्रक्रिया क्योंकि निरंतर चलती रहती है अतः इस कारण पूंजीपतियों की पूंजी में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन दोनों की वृद्धि होती है। पूंजी की वृद्धि का एक परिणाम यह होता है कि उत्पादन में लगने वाले मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, मशीनीकरण हुआ, उस मशीनीकरण का परिणाम यह हुआ कि मानव श्रम का स्थान मशीनों के द्वारा ले लिया गया। मशीनों से उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के कारण उपभोक्ता या खरीदार की जो खरीदने की क्षमता है वो कम होती चली गई और इस तरह एक स्थिति वो भी आई जब अति उत्पादन का संकट खड़ा हो गया। इस अति उत्पादन के संकट के कारण पूंजीपतियों में भी परस्पर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजीपति की पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपतियों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे समाज की सारी संपत्ति केवल कुछ अत्यंत बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सीमित हो जाती है और अधिकांश लोग केवल वेतनभोगी श्रमिक या मजदूर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के अपने विश्लेषण में हमें ये बताता है कि लाभ के लिए उत्पादन निरंतर पूंजी में वृद्धि को जन्म देता है। इससे अति उत्पादन होता है और पूंजीपतियों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है और वर्ग संघर्ष के आधार पर आधारित होने के कारण सामाजिक विकास की इस अवस्था में भी उत्पादन के उपादान तथा उत्पादन की शक्ति के मध्य एक भीषण अंतर्द्वंद या प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। इसी अवस्था को मार्क्स
साम्यवादी अवस्था की संज्ञा देता है, क्योंकि उसका मानना है कि लगातार शोषण के कारण श्रमिक परस्पर एक सूत्र में बंध जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और वो पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित रूप से उनका विरोध करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जब ये श्रमिक संगठित हो जाते हैं और क्रांति कर देते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन के साधन और वितरण की पूरी व्यवस्था पर और राज्य नाम की संस्था पर उनका पूरा अधिकार स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को मार्क्स ने सर्वहारा की क्रांति या सर्वहारा के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। इस अवस्था में समाजवादी अवस्था स्थापित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व हो जाता है और जो उत्पादन है वो भी नियोजित तरीके से शुरू हो जाता है। इस समाजवादी व्यवस्था का परिणाम ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है और काम के अनुसार वेतन वितरित किया जाता है। साम्यवादी अवस्था में जब अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तब राज्य समाजवादी व्यवस्था के एक साधन के रूप में काम करता है। राज्य की संपूर्ण शक्ति पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की स्थापना हो जाती है और पूंजीवादी व्यवस्था के समस्त दोष समाप्त कर दिए जाते हैं। एक बार ऐसी स्थिति स्थापित हो जाती है तब प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब समाज में संपत्ति की समानता स्थापित हो जाती है तो आर्थिक आधार पर जो समाज का विभाजन हुआ है वो समाप्त हो जाता है और इस विभाजन के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन स्थिति की स्थापना हो जाती है। मार्क्स का मानना है कि इस प्रकार जब सारे विश्व के श्रमिक संगठित हो जाते हैं और संपत्ति की असमानता समाप्त हो जाती है तब इस साम्यवादी मार्क्सवादी व्यवस्था का विश्व स्तर पर विस्तार संभव है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति और युद्ध को भी समाप्त किया जा सकता है। मार्क्स ने इतिहास की अपनी व्याख्या के द्वारा जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि उसका ये दर्शन केवल यूरोपीय संदर्भ में तो उचित है